जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का लेके आया हूँ जो आपका लेंस और दर्पण से रिलेटेड है। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। मैं पूरे ऑब्जेक्टिव का उसके साथ साथ पूरे ऑपरेशन करने वाला हूँ, यानी कि ऑप्शन के साथ भी करूँगा। देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोला तारे का रंग का संकेत है, यानी तारे का जो रंग होता है किस पर डिपेंड करता है। मैं तारे के बारे में ये बता देना, तारे का जो रंग होता है ना वो उसके तापमान का संकेत होता है, यानी कि तापमान पे ही डिपेंड करता है। तारे का जो रंग होता है वो तापमान पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल देखिए, सेविंग के लिए का उपयोग किया था। तो सेविंग के लिए किस दर्पण का उपयोग किया था। सेविंग जो करते हैं ना उसके लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं हम लोग किसी वस्तु को देखने में। नहीं, घर में जो आईना है, जो मिरर जो यूज करते हैं घर में ना, वो समतल दर्पण होता है। और उत्तल दर्पण है ना, ये साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं। अगर साइड मिरर के रूप में अगर बात किया जाए तो ये आपका उत्तल दर्पण का यूज होता है, ठीक है। अब देखिए अवतल दर्पण से रिलेटेड मैं फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। देखिए अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि इसे हम लोग अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। अभिसारी दर्पण इसे कहने के पीछे रीजन ये है दोस्तों, अभिसारी दर्पण इसे हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है, ये किसी वस्तु को, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण कहने का अर्थ है ना, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का जब प्रतिबिंब बनता है ना, तो ये सभी वस्तु को यानी कि एक जगह पे कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज यानी एक जगह पे मिला देता है, इसलिए इसे हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, यानी ये फैलाता है। अपसारी का अर्थ होता है फैलाना, ठीक है, अपसारी। और ये क्या होता है, मिलाता है। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और बताना चाहता हूँ, अभिसारी दर्पण यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक के साथ साथ आभासी भी बनता है, वास्तविक के साथ साथ आभासी भी बनता है। लेकिन याद रखिएगा, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा। उत्तल और समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा। और आभासी बनने से देखिए सी से खत्म होता है, तो आभासी जहाँ प्रतिबिंब बनता है वो सीधा भी बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन से मैं इतना बनाने का प्रयास कर। अगला क्वेश्चन, एक हवा का बुलबुला पानी में किसकी तरह कार्य करता है। तो ये जो काम करता है वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है। तो मैं इसके बारे में पूरा ऑपरेशन ही कर देता हूँ। देखिए सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश कौन सा है, तो इससे बताने से पहले मैं ऑपरेशन ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तरंगदैर्ध्य होता क्या है, देखिए ये 9th क्लास का कंसेप्ट है। देखिए ये वेव स्टेप से बढ़ते रहता है, ये इसे क्रस्ट बोलते हैं, इसे टप बोलते हैं। तो दो लगातार क्रस्टों के बीच की दूरी को, यानी दो लगातार क्रस्टों के बीच की दूरी को जो होता है ना, उससे हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। देखिए इसका हमारा वेवलेंथ है, ठीक है। और जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं दोस्तों, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला किस रंग का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, वेवलेंथ जो डिपेंड करता है वो आपका स्पीड पर डिपेंड करता है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। तो स्पीड ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है, यानी जिसका भी अगर स्पीड ऑफ लाइट, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक। जी हाँ फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जिस कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है, फ्रीक्वेंसी उसका कम होता है। तो सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होता है, यानी सबसे जो ज़्यादा वेवलेंथ होता है वो हमेशा हमेशा याद करिएगा लाल का होता है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ लाल का होता है, तो सबसे कम होगा बैगनी का। यानी कि मिनिमम की बात की जाए तो बैगनी का हो गया, और मैक्सिमम की बात किया जाए तो रेड का हो गया, ठीक है। अब यहाँ से याद रखिए, यानी कि चलिए यहाँ से आप लोगों को कन्फ्यूजन हो इसलिए मैं नहीं बताऊँगा आगे। देखिए अगला, यहाँ पे मैंने लाया हूँ कुछ इसके बारे में कुछ कंसेप्ट, तो अपने ध्यान देखिए। सबसे पहले इसमें आता है एक प्रवर्तन क्या होता है। देखिए प्रवर्तन क्या होता है, हमें दर्पणों में चित्र देखने की अनुमति देता है, यानी कि प्रकाश के प्रवर्तन की वजह से ही किसी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। अब दर्पण के बारे में पूरा, यानी प्रवर्तन के बारे में पूरा कंसेप्ट के साथ साथ देने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले याद रखना, प्रवर्तन क्या होता है। अगर प्रकाश की आपतित किरण किसी वस्तु से टकरा कर पुनः उसी रास्ता में मार्ग में चले जाते हैं तो उसे बोलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। इंग्लिश में बोलते हैं द बेंडिंग ऑफ लाइट एट शार्प एज इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी किसी वस्तु का टकरा कर वापस लौटना अपनी दिशा में, उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। अभी जो प्रकाश का जो प्रवर्तन होता है इसके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार होते हैं नियमित प्रवर्तन, एक होते हैं अनियमित प्रवर्तन। नियमित प्रवर्तन वो होते हैं जो आपका हमें, जैसे कि पानी में किसी वस्तु को हम लोग पानी मान लो कि देखते हैं, मैं बताना चाहता हूँ। देखिए
मान लीजिए नियमित प्रवर्तन, अगर हम लोग ये आके ये आपतित किरण हो गया, ये प्रवर्तित किरण हो गया, ठीक है। बीच में एक होता है नॉर्मल, ये जो आपका हो रहा है ना इसको बोलेंगे आपतन प्रवर्तन, ठीक है। ये हो गया आपका नियमित प्रवर्तन। लेकिन देखिए हम लोग किसी भी वस्तु को हमेशा टकरा के नहीं देखते, अर्थात देखिए किसी दीवार में हम लोग वस्तु को नहीं देख पाते, यानी टकरा के लौटता नहीं है, तो उससे बोलेंगे अनियमित प्रवर्तन। याद रखिएगा, ज़्यादातर दुनिया में अनियमित प्रवर्तन होता है। अनियमित प्रवर्तन के कारण हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, यानी अगर हम एक अगला इंसान को देखते हैं, यानी अब अभी अगर आप मोबाइल को भी देख रहे हैं तो अनियमित प्रवर्तन के कारण देख रहे हैं। अनियमित प्रवर्तन के कारण आप अपना चेहरा खुद मिरर में देख रहे हैं या पानी में देख रहे हैं, वो होता है नियमित प्रवर्तन। अगर आप अपना चेहरा किसी मिरर में देख रहे हैं या वाटर में देख रहे हैं तो वो होगा आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी अब नियमित प्रवर्तन। लेकिन आप किसी व्यक्ति से बात करें, अगर आप उससे देख रहे हैं तो वो अनियमित प्रवर्तन होता है, ठीक है। चलिए अब इसके दो नियम होते हैं। एक होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये होता है सबसे पहले, देखिए सबसे पहले ये कोई मान लीजिए मिरर है, तो मिरर के नीचे जो चिकनी जो परत होता है, यानी जो पेंटिंग जो पार्ट्स होता है उसे हम लोग बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, यानी सिल्वर नाइट्रेट का ये पेंटिंग किया होता है, अर्थात ये एजी का होता है। अब देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये टकरा कर रिफ्लेक्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए इसके बीच में ये तो नॉर्मल, इसमें फर्स्ट रूल ये होता है, इसमें ध्यान दीजिएगा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों का एंगल जो होता है इक्वल होता है, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसका फर्स्ट रूल होता है इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे बोथ आर इक्वल, ऑल्सो एज वेल एज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल बोथ आर इन सेम फेज, यानी तीनों जो होते हैं ना आपका एक ही तल पे होते हैं, यानी एक ही जगह पे होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर बोले किसी का अगर 50 डिग्री आपतन कोण है तो प्रवर्तन कोण भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा, क्लियर। अब देखिए इसके साथ साथ इसमें एक कंसेप्ट और आती है, तो मैं उस कंसेप्ट का भी जिक्र करने जा रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ से अगर देखिए ये थोड़ा सा अगर ये रे अगर सीधा चलती है तो यहाँ से, यानी यहाँ से पूरा ये सीधा रेखा बन रहा है, यहाँ पे यहाँ एंगल क्यों में एंगल क्यों चलते हैं, तो देखिए आप लोगों को पता होगा मैथ्स के कंसेप्ट से एक सीधी रेखा पे हमेशा, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग में हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो आप लोग यहाँ पर ये देखिए, ये एंगल और ये एंगल, यानी ये एंगल आई था, ये एंगल आर था, तो ये एंगल का वैल्यू निकालना है। तो ये जो निकल गया इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, यानी डेल से इसको डिनोटेड करते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन का कंसेप्ट ये होता है, हमेशा याद रखिएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल ऑफ आई प्लस एंगल ऑफ आर, 180 डिग्री माइनस एंगल ऑफ आई प्लस एंगल ऑफ आर इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, क्लियर। चलिए तो मैं यहाँ से साफा लिख देता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन तो होगा ही। तो एंगल ऑफ डिविएशन का फार्मूला होता है, देखिए फिर से थोड़ा कलर भी नहीं ले पा रहा हूँ बढ़िया से। तो एंगल ऑफ डिविएशन को डेल से डिनोटेड करते हैं, इसका फार्मूला होता है 180 डिग्री माइनस 2i भी कर सकते हैं आप लोग इसे, ठीक है। ये 2i या 2r आप लोगों को कंसेप्ट मैं समझा दिया हूँ, ठीक है। तो ये होता है, तो मैंने इसको पूरा बताने का प्रयास किया हूँ। चलिए अब आते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। देखिए अगला अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। तो अपवर्तन का अर्थ ये होता है, देखिए आप लोग नॉर्मल सा एक एग्जांपल देखते होंगे। अगर मान लीजिए कि ये वाटर इसमें किसी वस्तु को हम मान इसके ऊपर सिक्का है तो हमें ये उछला हुआ नजर, यानी कि ऊपर उठता हुआ नजर आता है। या किसी भी मान लीजिए कि छड़ी को अगर पानी में रखते हैं ना तो हमें तिरछा मुड़ा हुआ नजर आते हैं। अगर मान लीजिए मेरा पैर अगर पानी के अंदर है तो वो तिरछा नजर आएगा, यानी उठा हुआ या फिर कुछ अलग उसका शेप मेन शेप में नजर नहीं आता है। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन वो होता है ना जिसमें प्रकाश झुक जाता है, यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश झुक जाता है। दिस इज कॉल्ड प्रकाश का अपवर्तन, क्लियर हो गया होगा। यानी कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है ना तो उसमें जो प्रकाश की जो दिशा होता है उसमें विचलन होती है, अर्थात सघन से विरल या विरल से सघन में जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ कंसेप्ट आता है सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है। इसे इंग्लिश में डेंसर बोलते हैं और विरल को बोलते हैं रेरल मीडियम। तो विरल माध्यम उसे कहते हैं जिस माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी प्रकाश की चाल जिस माध्यम में ज़्यादा होती है उसे बोलते हैं विरल माध्यम, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसे बोलते हैं सघन माध्यम, ठीक है। जैसे सबसे ज़्यादा प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ होता है, वो आपका निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ होती है। और अगर मान लीजिए पानी की बात की जाए तो पानी के होता है 2 × 10⁸ होता है। तो यानी कि जो वायु हो गया वो आपका विरल माध्यम हो गया और जो पानी हो गया वो सघन माध्यम हो गया। मैं और बताऊँगा आगे वीडियो में। देखिए विक्षेपण क्या होता है, प्रकाश का वन विक्षेपण का अर्थ ये होता है यह सफ़ेद प्रकाश को तोड़ने की क्षमता को संदर्भित करता है। अर्थात आप लोग को मैं समझाने जाता हूँ। देखिए मान लीजिए एक फ्रिज में ये सूर्य
सूर्य का रे में तो आप लोग जानते हैं 7 कलर होता है। ये जैसे ही अगर ये प्रिज्म पे टकराती है तो ये क्या होता है, यहाँ पर ये 7 विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और यहाँ से जो 7 कलर का जो पट्टी आती है उसे हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं विबग्योर, VIBGY। वायलेट, इंडिगो, रेड, सॉरी B से ब्लू, G से ग्रीन, RGY, O से और येलो, O से ऑरेंज, R से रेड होता है। ठीक है। और इसके जो पट्टी होते हैं ना उससे हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इसका जो कंसेप्ट है न्यूटन ने दिया था सबसे पहले। अब देखिए विवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश व ध्वनि तरंग किसी अवरोध से टकराती है तो वे अवरोध के कारण मुड़ जाती है। यानी प्रकाश या ध्वनि अगर किसी भी चीज़ से टकराती है तो वो मुड़ जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं विवर्तन। ठीक है। अब देखिए व्यक्तीकरण, यह एक घटना है जो प्रकाश को 2 बीमों से मिलती है। अब याद रखिएगा इसमें एक कंसेप्ट और मैं बताने जा रहा हूँ। प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश केवल हमेशा याद रखिएगा ना, प्रकाश सूक्ष्म कणों से मिलकर बना, उसके साथ साथ प्रकाश सूक्ष्म कणों का मिश्रण होता है जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं। प्रकाश छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ऐसे सूक्ष्म कणों के मिश्रण को हम लोग बोलते हैं फोटोन। ठीक है। इसके साथ साथ ये जो कंसेप्ट होता है यह न्यूटन ने दिया था, लेकिन प्रकाश जो होता है ना एक तरंग की भांति भी व्यवहार करती है। ये तरंग के बारे में जो कंसेप्ट दिया गया था वह हाइगन्स प्रिंसिपल के द्वारा दिया गया था। अब यानी कणिका सिद्धांत और तरंग के सिद्धांत, ये दोनों के सिद्धांत से ही हम लोग इसे बोलते हैं प्रकाश का डबल नेचर, यानी प्रकाश का दोहरा नीति। ठीक है। चलिए आगे की ओर बात करते हैं। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, सबसे पहले होता है रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग। ठीक है। When two waves are made together, redistribution of energy takes place. This phenomena is called interference of light. अब देखिए प्रकाश का प्रवर्तन। देखिए प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक है, याद रखिएगा। अब चांदी का संकेत होता है Ag और इसे जो हम लोग ने पीरियोडिक टेबल में 47 में डिनोटेट किया गया। क्लियर। और जो मिरर होता है उसके जो बाहरी जो लेप होता है ना वो चांदी का होता है। क्लियर। चलिए थैंक यू। अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ नियम होता है, इससे पहले मैंने बताने का प्रयास किया था। देखिए सबसे पहले इंसिडेंट रे होता है, ये रिफ्लेक्टेड होता है। ये दोनों को देखिए, एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिफाइन हम लोग ऐसे करते हैं ना, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अगर रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का बात की जाए ना तो द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोथ आर इक्वल यानी एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर, ये होता है इसका कंसेप्ट। ठीक है। अब देखिए आप लोग को मैंने बताने का प्रयास किया, एक नियमित प्रवर्तन, एक होता है अनियमित प्रवर्तन। देखिए टकरा के देखिए हमेशा ही क्या करें, यहाँ से टकरा वापस जा रहे देखिए, लेकिन इसमें देखिए कभी ज़्यादा इस टाइप से अगर रहेगा तो इसको बोल अनियमित प्रवर्तन की वजह से ही आप लोग ही मोबाइल को हमारे देख रहे हैं। क्लियर। चलिए अब देखिए प्रकाश की किरण की एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने के बाद अभिलंब की ओर मुड़ने तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने के बाद अभिलंब से दूर हट जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सिंपल वे में याद रखिएगा। देखिए मान लीजिए ये आपका ये नॉर्मल है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माध्यम 2 होता है, मान लीजिए कि ये नॉर्मल है ये जब मान लीजिए कि वो प्रकाश की किरण आता है, ये होता है विरल माध्यम और ये हमें सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये अभिलंब से की ओर मुड़ जा रहा है, ये अभिलंब से की ओर मुड़ रहा है। तो यानी जब विरल माध्यम से सघन की ओर जाते हैं ना तो अभिलंब की ओर मुड़ जाते हैं, लेकिन वही अगर सघन से विरल की ओर जाते हैं ना तो अभिलंब से दूर हट जाता है। ये होता है कंसेप्ट इसका। ठीक है। चलिए अगला वही था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अगर देखिए लाइट बेंड्स इनवर्ड्स बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज स्लोअर इन वाटर, यानी कि ये जो होता है ना आपका हमेशा याद रखिए स्पीड ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। ठीक है। कि कोई पेंसिल अगर पानी में डुबोने पर अगर तिरछा नजर आता है, कोई सिक्का उछला हुआ नजर आता है, सब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। क्योंकि यहाँ पे 2 मीडियम होता है, एक होता है रेरर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। तो रेरर डेंसर से जाता है तो उससे ऊपर हुआ नजर आता है। ठीक है। देखिए सब उसी का एग्जाम्पल है। अब आता है अगला कंसेप्ट है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। एक प्रकाशीय परिघटना है जिसमें प्रकाश की किरण किसी माध्यम के तल पर ऐसे कोण पर आपतित होती है कि उसका परिवर्तन उसी माध्यम में हो जाता है। इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि प्रकाश की किरण अधिक अपवर्तनांक के माध्यम से कम अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करे, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। प्रकाशीय तंतु का कार्य पूर्ण आंतरिक
प्रवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। देखिए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए हमेशा इसमें पहला कंसेप्ट याद रखिएगा, जो माध्यम होना चाहिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। इसका जो मान होना चाहिए ना, क्रांति कोण से अधिक होनी चाहिए, यानी 90 डिग्री से अधिक होनी चाहिए। देखिए मैं प्रयास करता हूँ समझाने के लिए, आओ देखिए प्रयास करता हूँ, समझाऊंगा ज़रूर। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका ये मान लीजिए कि नॉर्मल ये, ठीक है, ये सॉरी 1 मिनट थोड़ा सा है ना। देखिए मान लीजिए कि आपका ये कोई है, अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है दोस्तों। मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये कोई मान लीजिए कि ये कोई मीडियम था, ये मान लीजिए सघन माध्यम है, तो हमें आप लोग को बता दें सघन था, ये विरल है। मान लीजिए कि सघन माध्यम है, हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि समझ में सभी को आ सके। ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। इसका कंडीशन ये होता है सघन से विरल होना चाहिए। तो मैं आप लोग को बता दिया था सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जब प्रकाश की किरण जाती है तो अभिलंब से दूर मुड़ती है, अभिलंब से दूर, यानी हम इसको सीधा जाना चाहते हैं लेकिन ये अभिलंब से दूर होती है, तो ये दूर हट जाइए, ठीक है। तो इस अभिलंब से दूर होती है। अब इसमें हमेशा याद रखिएगा इसका जो मान होता है 90 डिग्री से अधिक होनी चाहिए, यानी कि 90 डिग्री से अधिक, यानी कि थोड़ा सा इस टाइप से आ जाती है, ठीक है, इसमें याद रखिएगा, ठीक है। इसमें हमेशा याद रखिएगा सघन माध्यम से विरल होनी चाहिए और इसमें क्रांति कोण से अधिक की मान होना चाहिए। अब इसी पर डिपेंड करता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर की खोज नरेंद्र बन्ना ने किया था, ठीक है दोस्तों, जिसे पद्म विभूषण अवार्ड से मिला था 2020 के लिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और इसी के कारण यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण मिराज जो कि नदी के सामने, तालाब के सामने जो बनता है, इसी के उदाहरण है, ठीक है। और हीरा जो चमकता है, हीरा भी जो चमकता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही चमकता है। देखिए लिख रहा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन फिजिक्स कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ अ रे light within a medium such as a water of glass from the surrounding surface back into the medium. The phenomenon occurs if the angle of incidence is greater than a certain limiting angle, ठीक है, it's called critical angle, ठीक है। देखिए मैंने माध्यम से ये बताने का प्रयास किया, इसमें भी थोड़ा दिया हुआ, देखिए यानी कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए माध्यम होता है, इस टाइप से ये जा रहा है, क्रिटिकल एंगल से अधिक होने पे ये पूरा वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए आता है अगला, इसमें आप लोग एक कंसेप्ट और देना चाहता हूँ। देखिए याद रखिए, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। इसी प्रकाश के प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम कहते हैं, तथा प्रकाश श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखिए दोस्तों मैं इसके बारे में सिंपल कंसेप्ट में प्रिज्म की सहायता से बताने जा रहा हूँ। सिंपल वे में आप लोग समझ रखिएगा, श्वेत प्रकाश में यानी कि सनलाइट में ना 7 रंग होते हैं, वो हमें कब दिखाई देती है, जब रिफ्लेक्शन होता है। तो देखिए ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कैन बी डिफाइंड एज द स्प्लाइटिंग ऑफ वाइट लाइट्स व्हेन इट passes through a glass prism into consistent spectrum of color is called dispersion of light। यानी इसमें जो कुल 7 रंग आते हैं, यानी जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराती है तो वह 7 विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। अब ये जो 7 रंग जो आता है उसके लिए एक ट्रिक है, देखिए आप लोग याद कर सकते हैं, VIBGYOR VIBGYOR, इससे आप लोग याद कर सकते हैं। अर्थात देखिए सबसे पहले V से हो गया वायलेट कलर, आई से हो गया इंडिगो, बी से हो गया ब्लू कलर हो गया, है ना। तो इस टाइप से इसमें लिए गए। अब इसमें याद रखिएगा सबसे ज़्यादा अगर देखिए इसमें आता है एक एंगल ऑफ डिविएशन, तो मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिएगा एंगल ऑफ डिविएशन सबसे कम रेड में बनता है और सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो वो इंडिगो में बनता है। अगर बोलेगा ना किस रंग का एंगल ऑफ डिविएशन सबसे ज़्यादा होता है तो इंडिगो का हो गया, और सबसे कम होता है रेड का, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर वेवलेंथ की बात की यानी तरंगदैर्घ्य की बात की जाए तो रेड का होता है, सबसे कम होता है वायलेट का होता है, ठीक है। चलिए आगे, ह्यूमन आई के बारे में मैंने पूरा बताने का प्रयास किया था इससे पहले के चैप्टर में। चलिए अब इसके बारे में कुछ और कंसेप्ट में बताने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली है। चलिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अब इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही प्रकाश के प्रकीर्णन का सिद्धांत सीवी रमन ने दिया था। अब प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, और उसके साथ साथ आकाश का रंग भी नीला दिखाई देती है, और पानी का जो समुद्र का जो रंग नीला भी होता है इस श्वेत के यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ही होता है।
तो यानी प्रकाश का प्रकीर्णन का सिद्धांत सबसे पहले सीवी रमन ने दिया था। तो सीवी रमन के जन्म दिवस के शुभ अवसर पे 28 फरवरी को हम लोग विज्ञान दिवस मनाते हैं, यानी नेशनल साइंस डे मनाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ याद रखिएगा 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। कैसा लगा आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। थैंक यू।